तो ये पार्ट 2 है डिविडेंड चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 123 और 124 कवर किया था। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में टोटल 5 सेक्शंस ही हैं, 123 से 127। तो 2 सेक्शंस हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे और बाकी के 3 सेक्शन हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 125, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड। तो जो सेक्शन 125 है वो हमें बताता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड होता क्या है बेसिकली, इसमें कौन सी अमाउंट्स होती हैं और इसका जो अमाउंट इसमें होती है वो हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है, यानी कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से ऑफिसर्स होते हैं और उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है एंड ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी अमाउंट्स जो हैं वो आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं या फिर डिपॉजिट की जाती हैं। तो इसमें टोटल आप कह सकते हो कि 11 से 12 तरीके के अमाउंट्स होते हैं जो हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंपनी ने अगर कोई डोनेशन दिया है आईपीएफ को, तो वो अमाउंट इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। साथ ही में अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो वो अमाउंट जाती है। उसके बाद कोई भी जो अमाउंट आईपीएफ 2005 के अंडर जो भी अमाउंट थी वो इसमें ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब जो एक्ट्स हैं वो अमेंड होते रहते हैं, तो वैसे ही फॉर सपोज जैसे कि कंपनीज़ एक्ट 2013 आने से पहले कंपनीज़ एक्ट 1956 था, तो उसको अमेंड करके कंपनीज़ एक्ट 2013 लाया गया। तो अब इसी तरीके से जो आईपीएफ ऑफ 2005 था उसको अमेंड करके ये न्यू आईपीएफ लाया गया। तो पिछले आईपीएफ अकाउंट्स में जो भी अमाउंट थी वो भी इस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। वो तो एक पुरानी बात हो गई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। इसके अलावा कोई भी जो भी अमाउंट पहले थी उस पर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह था तो वो भी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही में कोई भी अगर जो भी इस अकाउंट में फ़ंड्स पड़े हुए हैं, अगर उनके थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उन इन्वेस्टमेंट में जो भी कोई इंटरेस्ट आएगा या फिर उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके जो भी कोई प्रोसीड आएगी, वो सेल प्रोसीड्स और इंटरेस्ट भी इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। साथ ही में कोई भी और अमाउंट हो जो लॉ ने प्रेस्क्राइब की है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड अलॉन्ग विद इट, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई डिविडेंड है जो अनक्लेम्ड एंड अनपेड फॉर मोर देन 7 ईयर्स हो जाता है तो वो भी आईपीएफ में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई अनक्लेम्ड डिवेंचर, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या फिर अनक्लेम्ड एप्लीकेशन मनी या फिर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड वगैरह है, तो वो सारी अमाउंट्स भी अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक क्लेम नहीं की जाती है तो उसे आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सी अमाउंट्स जो हैं वो आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। अब लेट अस नो कि ये जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की है, तो आईपीएफ अकाउंट में जो भी फंड्स होते हैं हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब उनको यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफंड टू द अनक्लेम्ड अमाउंट्स व्हेन अप्लाइड फॉर, यानी कि जिसकी भी वो अमाउंट थी जो 7 ईयर से ज़्यादा के लिए अनक्लेम्ड थी तो उसे आईपीएफ में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर जो क्लेमेंट है वो वापस आ जाता है और आईपीएफ के ऑफिसर्स के पास क्लेम करता है कि ये जो अमाउंट है, ये जो शेयर्स हैं ये मेरे हैं, तो जो भी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वो जो भी अमाउंट है वो वापस रिफ़ंड कर दी जाती है उस क्लेमेंट के अकाउंट में। सेकंड यूज़ होता है कि इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए, जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है कि ये इन्वेस्टर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए फ़ंड बनाया जाता है। तो इन्वेस्टर की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं उनमें इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही में अगर कोई सूट है, यानी कि कोई भी सिविल केस है जो चल रहा है इन केस ऑफ सम इंसॉल्वेंट कंपनी, उस केस में अगर कोई भी लीगल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं तो उसको रिम्बर्स करने के लिए भी आईपीएफ के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं।
और कोई भी और पर्पस जो इन सारे पर्पस से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए हमें अगर स्टेशनरी वगैरह परचेज़ करनी पड़ती है तो उस स्टेशनरी पे भी जो खर्चा होता है वो भी हम आईपीएफ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी जो इंसिडेंटल खर्चे होंगे हम उन्हें भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। तो ये जो आईपीएफ है यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड की जो कमेटी है जो कि सीजी ने बनाई है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉर्म किया है, सेटअप किया है, इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा यानी कि इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। पहली बात तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है। सेकंड थिंग, इसमें एक चेयरपर्सन होता है और एक सीईओ होता है और साथ ही में कोई भी मतलब और 7 मेंबर्स होते हैं, मतलब और मेंबर्स होते हैं बट 7 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो एक्स ऑफिशियो के तौर पे अपॉइंट किया जाता है यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होता है उससे चेयरपर्सन ऑफ आईपीएफ अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जो भी बंदा एमसीए का सेक्रेटरी बनेगा वो आईपीएफ का चेयरमैन अपने आप ही बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब भी बेसिकली यही होता है कि एक पोस्ट की वजह से दूसरी पोस्ट मिल जाना। तो अब जिस पर्सन को एमसीए की सेक्रेटरी की पोस्ट मिली उसको अपने आप ही आईपीएफ के चेयरमैन की भी पोस्ट मिल गई, क्योंकि चेयरमैन उससे अपॉइंट ही उसको करते हैं जो एमसीए का सेक्रेटरी होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद सीईओ पे चलते हैं। तो जो आईपीएफ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो एक सीएजी यानी कि कैग रैंक ऑफिसर होना चाहिए। एक इंडियन कंपनी जो कि लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें, या फिर कोई और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिमिलर सर्विसेज होती हैं उनमें कैग लेवल का ऑफिसर जो है वो सीईओ अपॉइंट किया जा सकता है। अब जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होने चाहिए? पहले तो एक आरबीआई का नॉमिनी होगा और दूसरा एक सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नॉमिनी होगा। तो इन दोनों के जो नॉमिनी होंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के होने चाहिए या उससे ऊपर के, उससे लो लेवल के जो एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स हैं उन्हें यहाँ पे एज अ मेंबर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए हमारे 2 मेंबर्स। और साथ ही में कोई एक सीजी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लीगल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगी एज अ मेंबर, और 3 कोई और मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है जिनका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन में 15 या इससे ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा हो। तो इस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईपीएफ है वो कंप्लीट हो जाता है। सो लेट अस नाउ मूव टू द मेन पार्ट ऑफ सेक्शन 125 कि क्या जो आईपीएफ है इसे भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मेंटेन करती भी है तो क्या ये ऑडिटिंग भी करवाती है? तो यस, जो आईपीएफ के अकाउंट्स हैं वो पर्टिकुलर अथॉरिटी मेंटेन करती है जिससे भी ये ड्यूटी असाइन की गई हो, और साथ ही में उनके जो अकाउंट्स हैं वो कैग के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी होती है। तो कैग इनके अकाउंट्स को ऑडिट करती है और साथ ही में जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो अथॉरिटी ही बनाती है और उसे आगे सीजी को पास ऑन कर देती है, यानी कि सीजी को फॉरवर्ड कर देती है। अब जो सीजी है वो इसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन करती है, यानी कि जो विधानसभा एंड लोकसभा में इसको ले डाउन करती है। सो इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 126, राइट्स इन केस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। तो ये सेक्शन बात करता है कि जब भी हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी टाइम पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो फिर उसके राइट्स को कैसे डिटरमिन किया जाएगा। यानी कि फॉर सपोज़ अगर हमने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन अभी जो ट्रांसफ़र वर्क है यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट नहीं हुई है और इसी दौरान कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो डिविडेंड है वो पहले वाले ओनर को देना है या जो न्यू ओनर बना है उसे देना है। तो जब तक कि ये बात डिसाइड नहीं हो जाती कि ये जो डिविडेंड है उस पर किसका राइट है, तब तक इस डिविडेंड अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन
इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो ट्रांसफ़रर है, यानी कि जिसने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, जिसने शेयर्स को सेल किया है, अगर वो पहले ही कंपनी को रिटर्न में अपनी कंसेंट दे देता है कि जो डिविडेंड की अमाउंट है वो ट्रांसफरी को ही दे दी जाए, तो इस केस में तो कोई भी कन्फ्यूज़न की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर तो जो डिविडेंड है वो ट्रांसफरी को ही दिया जाएगा, यानी कि जिस पर्सन को शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, सेल किए गए हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी रिटर्न कंसेंट नहीं दी हुई है, तो अगर कंपनी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि जो डिविडेंड है वो किसे देना चाहिए, तो जब तक के लिए ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि जो डिविडेंड है उस पर किसका राइट है, तब तक के लिए इस डिविडेंड अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसे डिनोट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ केप्ट इन अबेयंस। केप्ट इन अबेयंस का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए उस पर किसी का राइट नहीं हो, यानी कि उसे अलग रख दिया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेक्शन 127, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो सेक्शन 127 बात करता है कि अगर कंपनी विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट डिविडेंड पे नहीं करती तो उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर कौन सी लाइबिलिटीज़ के लिए वो लाइबल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि डिविडेंड जो है वो विद इन 30 डेज़ ऑफ डिक्लेरेशन पे करना होता है। लेकिन अगर कंपनी विद इन 30 डेज़ ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड पे नहीं करती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस केस में जो कंपनी है वो लायबल हो जाती है 18% पर एनम इंटरेस्ट पे करने के लिए। मतलब जितनी भी अनपेड डिविडेंड अमाउंट है, जितनी भी डिविडेंड की अमाउंट उसने नहीं पे की है, उस अमाउंट पे कंपनी को 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी होते हैं उन्हें मैक्सिमम 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ में 1000 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन लगता है। लेकिन इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे अगर डिविडेंड को विद इन 30 डेज़ ऑफ डिक्लेरेशन पे नहीं भी किया गया, तब भी कंपनी या उसके डायरेक्टर्स को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो लेट अस नो कि वो कौन से केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, जहाँ पे कंपनी की कोई गलती ही नहीं है, यानी कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और वो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम डिविडेंड को पे भी करना चाहती थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स कि जो रियल ओनर है वही ट्रेस नहीं हो पाया, यानी कि जो भी शेयर होल्डर था उसका पता ही नहीं चला, या उसकी जो बैंक डिटेल्स थी वो ही गलत थी, तो उस केस में अगर ऐसा कोई एरर आता है जो कि जिसमें कंपनी का कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो उस केस में कंपनी या उसके डायरेक्टर्स के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं डिविडेंड देने के लिए जिन्हें कंप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शेयर होल्डर कहता है कि उसको किसी एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में ही अपना डिविडेंड अमाउंट चाहिए, लेकिन वो करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी और कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। थर्ड सिचुएशन इज़ कि जो फेलियर है इज़ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि रिसेंट बहुत टाइम तक कोविड की वजह से लॉकडाउन्स चल रहे थे, तो उस केस में बाहर आना जाना मना था, कर्फ्यू, काफ़ी दिनों तक कर्फ्यू भी लगा हुआ था। तो अगर इस केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती है क्योंकि लॉ की कंप्लायंस करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बैंक्स बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ भी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता है ना, कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं, मतलब वॉर्स के टाइम पे तो इंटरनेट तक की फैसिलिटी को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सके। तो उस सिचुएशन में अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई तो यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, ये ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ काम कर रहा था, उसकी वजह से कंपनी अपना काम नहीं कर पाई, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है और इस केस में कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। फोर्थ सिचुएशन इज़ कि जहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड के अमाउंट को बोनाफाइडली सेट ऑफ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर को अपनी शेयर के ऊपर कोई कॉल अमाउंट ड्यू थी, वो पे करनी थी, लेकिन शेयर होल्डर ने वो अमाउंट को पे नहीं किया, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी तो वो अब उस डिविडेंड अमाउंट में से जो भी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है, जो शेयर होल्डर को पे करनी चाहिए थी बट उसने पे नहीं की है, उसे भी सेट ऑफ कर सकती है।
और फिफ्थ और लास्ट कंडीशन होती है कि जहाँ पे राइट्स को ही डिटरमिन नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सेक्शन 126 में पढ़कर आए कि अगर हमें नहीं पता चलता कि ये जो डिविडेंड की अमाउंट है इस पर किसका राइट है, तो हम उस डिविडेंड अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस केस में जहाँ पे कंपनी की कोई गलती नहीं है बट जो रियल ओनर है उसे ही डिटरमाइन नहीं किया जा पा रहा, तो इस केस में कंपनी किसी भी फ़ाइन को या किसी भी पेनल्टी के लिए लायबल नहीं होगी। सो इट वाज ऑल अबाउट डिविडेंड चैप्टर। कोई भी ऐसी प्रोविज़न, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन 2 वीडियोस में कवर नहीं किया है। एवरी सिंगल पॉइंट इज़ कवर्ड, लेकिन टू द पॉइंट वे में। यहाँ पे जो भी आपको ये स्लाइड्स में जो भी नोट्स हैं इन्हें आप एज इट इज़ पेपर में लिख सकते हैं, सिर्फ इन्हें ही पढ़ के। आई एम गारंटिंग यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स इन द लॉ पेपर स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज देखो, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को याद रखना एज इट इज़ जैसा कि बुक में लिखा हुआ है वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, आपको कुछ पंच लाइन्स, कुछ जो क्रक्स लाइंस होती हैं उन्हें डिटरमाइन करना होता है। और इन सारी स्लाइड्स में वही क्रक्स, वही जो टू द पॉइंट मैसेज ऑफ द सेक्शन, मैसेज ऑफ द चैप्टर है वो मैंने आपको दिया है। एंड आई होप कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसे डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर के साथ।